जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के जो फिजिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसी चैप्टर से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोगों को मालूम है, जब भी किसी चमकीली सतह से प्रकाश यूँ आती है और टकरा के लौटती है, तो इस लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये किरण जो आती है इसको आपतित किरण कहते हैं, जो टकरा के लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है वह आपतन बिंदु कहलाता है और इस पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। इस दोनों के बीच का कोण को आई कहते हैं, आपतन कोण। यानी ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, इसके बीच का कोण आपतन कोण। ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, उसके बीच के कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। और ये आपतन कोण आई जो है हमेशा आर के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो हम लोग आज इस चैप्टर में इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन को देखेंगे, उसके नियम को देखेंगे, दर्पण के बारे में जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा वह देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है। इसका रीज़न यह है कि बीच में मेरा चैनल हैक हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियो आप लोगों को उपलब्ध नहीं करा सका। लेकिन अब कंटिन्यू हमारा वीडियो आप लोगों को उपलब्ध होगा बच्चों। फिर से वही नए जोश और नए उत्साह के साथ हम लोग पढ़ाई को शुरू करेंगे। ये प्रिपरेशन 2027 के लिए हो रहा है आप लोगों का, जिसमें मैंने शुरुआत किया है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। ऑलरेडी मेरा हिंदी का भी वीडियो आप लोगों का इसमें आ चुका है, जो मेरे कहानी सेक्टर से यानी गद्य सेक्टर से बिस्के दांत, मैक्स मुलर और एक चैप्टर जो पहला चैप्टर है वह मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। उसका पूरा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह डाला हुआ है, वो आपको लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 2027 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए बच्चों फटाफट से। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन है सबका मैंने ईयर यहाँ मेंशन कर दिया है, सबका ईयर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि किस ईयर में वो पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग उसको भी नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? तो देखिए, परावर्तन का 2 नियम है, जिसमें पहला नियम बोलता है आई बराबर आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ पर सिंपल बात दिया हुआ है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा बच्चों, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। ये हमारा परावर्तन का नियम कहता है आई बराबर आर। तो 1 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। यानी प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैगनी किरण तरंग, या इनमें से सभी। यानी प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा बच्चों, प्रकाश तरंग जो होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। यानी प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चों। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये क्वेश्चन 2017 का कंपार्टमेंटल में ऑलरेडी पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। यानी अगर आप लोगों ने किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा है और उस दर्पण के सामने उसका इमेज सीधा ही मालूम हो रहा है, तो वह दर्पण कैसा होगा? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल,
केवल या तो समतल अथवा उत्तल। याद रखिए बच्चों, ये जो समतल दर्पण है यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, और अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और समतल तथा, इसीलिए देखिए सीधा कहाँ कहाँ बन रहा है, सीधा समतल में भी बन रहा है, सीधा उत्तल में भी बन रहा है। अगर आप किसी भी दर्पण के सामने कोई वस्तु को रख रहे हैं और दर्पण में उसका इमेज सीधा बन रहा है, अब देखिए अगर बड़ा बन गया, सीधा और बराबर बना, तब तो समतल होगा, क्योंकि ये सीधा और बराबर बनाता है, ठीक है। ये उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है उत्तल दर्पण, और ये सीधा और छोटा बनाता है। अगर इमेज, यहाँ नहीं ना बोला कि सीधा और बड़ा बनाता है या सीधा या छोटा बनाता है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। और ये जो है अवतल दर्पण जो है वह जब सीधा बनाता है तो बड़ा बनाता है। अवतल दर्पण दोनों बनाता है, लेकिन जब वो सीधा बनाता है तो बड़ा बनाता है, जिसके गुण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में हम लोग करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन में बोला सीधा बनाता है, तो सीधा कहाँ बन रहा है, सीधा समतल में बन रहा है और सीधा उत्तल में बन रहा है। अवतल में तो सीधा भी बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है, तो ये तो लेना नहीं है, यानी सीधा का कंडीशन दोनों में आ गया, उत्तल में भी समतल में भी। तो जवाब सही होगा हमारा डी नंबर आंसर मेरा सही होगा, क्या, या तो समतल या तो उत्तल। और ये क्वेश्चन देख लीजिए 2022 में 2020 में पूछा गया। यानी किसी दर्पण के सामने आप कोई वस्तु को लेकर जा रहे हैं, किसी दर्पण के सामने आप कोई वस्तु को लेकर जा रहे हैं, वह वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, तो वह समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। लेकिन सीधा और बराबर बना रहा है तो समतल होगा, सीधा और छोटा बना रहा है तो उत्तल होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बच्चों। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार सिर्फ सीधा बोला है, तो आंसर होगा या तो समतल या तो उत्तल। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। तो याद रखिए बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर पानी का बात करें तो पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगी। कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होगी, लेकिन लोहा में तो और भी कम होगा। इसीलिए सबसे अधिक प्रकाश की चाल अगर कोई पूछे किस में होती है, तो हम बोल सकते हैं निर्वात में या वायु में। वायु भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2020 में क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये 2025 में, 2017 में, 2020 में बोला है। ऑप्शन पूछा है, दिया गया है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर आप कोई पाइप लेते हैं, रबर की पाइप, यहाँ से अगर आप टॉर्च बारिएगा तो रोशनी इस पार जाएगी, लेकिन जब आप इसको बेंड करके यहाँ पर टॉर्च बारिएगा तो रोशनी इस पार नहीं आएगी। टॉर्च जलाने पे रोशनी इस पार जाएगी, लेकिन इस स्थिति में रोशनी इस पार नहीं आएगी, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है बच्चों? सीधी रेखा में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रकाश की चाल कैसे गमन करती है प्रकाश? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तेल लगा कागज कैसा होता है? यानी किसी पेपर में तेल लगा दीजिएगा तो कैसा होगा? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासी या इनमें से कोई नहीं। पारदर्शक का मतलब होता है बच्चों किरण आर पार हो जाएगी, यानी आर पार स्पष्ट दिखेगी। अपारदर्शक का मतलब होता है किरण दूसरी ओर जाएगी ही नहीं। पारभासी का मतलब होता है किरण दूसरी ओर जाएगी लेकिन हल्की मात्रा में जाएगी। तो याद रखिए, अगर किसी पेपर में तेल लगा के आप देख रहे होते हैं तो आपको दूसरी ओर धुंधुला दिखता तो है, लेकिन धुंधुला दिखेगा, उसको हम लोग पारभासी कहेंगे। यानी प्रकाश आर पार चल जाए, यानी दूसरी ओर साफ साफ दिखे तो पारदर्शी। दूसरी जैसे कांच पारदर्शी होता है। दूसरी ओर साफ साफ न दिखे तो अपारदर्शी, जैसे कि ईंट, टीन, पत्थर, ये सब आप गत्ता,
ये सब अपारदर्शी होता है। पारभासी दूसरी ओर दिखे लेकिन पूरा पूरा साफ साफ न दिखे, हल्का हल्का दिखे तो वो पारभासी होगा। जैसे कि तेल लगा हुआ पेपर, ठीक है, थिन पेपर, ये सब जो होता है पारभासी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तेल लगा हुआ पेपर क्या बच्चों, पारभासी है, क्योंकि इससे उस पार दूसरी ओर दिखता है, साफ साफ नहीं दिखता, हल्का हल्का दिखता है। ये 2025 और 2021 का, 2025 का सेकंड सिटिंग में और 2021 का फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन को। परावर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, 2024 में, 2025 में, 2015 में, 2020 में, 2021 में पूछा है और हम सब ने देखा कि परावर्तन के 2 नियम हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। परावर्तन के कितने नियम है बच्चों? तो 2 नियम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में अगर कोई प्रतिबिंब बनाएंगे तो वह कैसा होगा? ये 2015 में, 2016 में, 2023 में पूछा है। ऑप्शन दिया वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण में जब भी कोई इमेज लेके जाते हैं तो दूसरी ओर हमको सीधा दिखता है। सीधा दिखता है बच्चों, दूसरी ओर क्या दिखता है? सीधा दिखता है। ठीक है बच्चों, हम अभी पढ़ा आपको कि समतल दर्पण द्वारा जो इमेज मान लीजिए वस्तु है तो इसका इमेज दूसरी ओर जो है सीधा दिखेगा और बराबर, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा दिखेगा और दूरी भी बराबर होगी। जितना वस्तु दूरी होगी उतना ही प्रतिबिंब दूरी होगी, इक्वल होगा सब चीज़। तो जब बराबर दिखता है और सीधा दिखता है, सीधा को क्या कहते हैं बच्चों? सीधा को हम लोग कहते हैं आभासी या फिर काल्पनिक। जब प्रतिबिंब सीधा है यानी आभासी है या फिर काल्पनिक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? काल्पनिक होता है, या यहाँ पर आभासी भी दे सकता है, कोई भारी बात नहीं है। आभासी काल्पनिक का दूसरा नाम है, क्योंकि याद रखिए बच्चों जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो सही जवाब होगा काल्पनिक। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? काल्पनिक होता है। ठीक है, 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, यानी एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? डी नंबर नीचा चला गया बच्चों, तो चलिए इसको छोटा कर देते हैं। ऑप्शन दिया है अपसारी, अभिसारी, समांतर और कोई नहीं। देखिए समतल दर्पण में जैसा वस्तु का स्थिति रहता है प्रतिबिंब का भी स्थिति वैसा ही रहता है। तो अगर आपतित किरण अभिसारी है तो परावर्तित किरण भी अभिसारी ही होगा। आपतित किरण समांतर है तो परावर्तित किरण भी समांतर होगा। आपतित किरण अपसारी है तो परावर्तित किरण भी अपसारी होगा। ये समतल दर्पण का नियम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बच्चों। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? तो अभिसारी होगा, क्योंकि आपतित होने वाला किरण पुंज अभिसारी है तो परावर्तित होने वाला किरण पुंज भी अभिसारी ही होगा। किसमें बच्चों? समतल दर्पण में। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यानी किसी भी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, यानी h2 बटे h1। हम सब जानते हैं कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई समान होती है, यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, उसके अलावा प्रतिबिंब सीधा बनता है तो प्रतिबिंब भी मेरा प्लस में होगा और वस्तु तो प्लस में होता ही है, यानी h2 का मान प्लस x, h1 का मान प्लस x काट दिए तो +1 हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हो गया? समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वह क्या होता है बच्चों?
तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, 11वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। ये जो प्रकाश की किरण है एक समतल दर्पण पर लंबवत गिरी, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गिरी। ठीक है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, एकदम माइंड में कर रखिए बच्चों। परावर्तन कोण अगर आपको निकालना है तो 90 डिग्री में से घटा दीजिएगा जिस झुकाव पे वह गिर रही है। मान लीजिए ये झुकाव पे गिर रही है 30 डिग्री के झुकाव पर, तो 90 में से 30 घटा देंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई किरण 30 डिग्री के झुकाव पर गिरी, यानी ये आपतन कोण का ये जो समतल दर्पण के साथ जो उसका झुकाव हुआ 30 डिग्री हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो आपका आपतित कोण का, क्योंकि अभिलंब है ये पूरा 90 है, 90 में 30 घट गया तो ये क्या बच जाएगा, 60 बच जाएगा। तो आप जो आपका आपतित किरण होगा, आपतित कोण होगा, वह भी क्या होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा में होगा। ठीक है, थीटा मतलब जो कोण में जिस झुकाव में वह गिर रही है। तो अगर 30 के झुकाव में गिर रही है तो 90 माइनस 30, 60 के झुकाव में गिर रही है तो 90 माइनस 60। लेकिन यहाँ बोला गया यहाँ बोला गया लंबवत गिर रही है। लंबवत गिर रही है यानी 90 के ही झुकाव पर गिर रही है, तो 90 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो बस इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर समतल दर्पण में कोई किरण लंबवत गिरती है, यानी अगर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गिर रही है, तो वह उसी दिशा में वापस भी लौट जाएगी। 90 डिग्री के कोण पे गिर रही है तो 90 डिग्री के ही कोण पे वापस लौट जाएगी, यानी बीच का जो आपतन कोण होगा वह 0 डिग्री होगा बच्चों। इस चीज़ को याद रखिएगा, 90 माइनस 90। अगर यह लंबवत नहीं लेकिन 30 डिग्री करता तो आप करते 90 माइनस 30, 60 डिग्री निकलता आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी 60 हो जाता। अगर यह 45 डिग्री देता तो करते 90 माइनस 45, यानी आपतन कोण 45 होता। तो जब आपतन कोण 45 होता तो परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होता, तो परावर्तन कोण भी 45 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री बोला है, तो 90 डिग्री में एकदम माइंड मेकअप रखिएगा, जिस रेखा में वह आएगी उसी रेखा में वह, जिस रेखा में वह आएगी उसी रेखा में वह वापस भी चली जाएगी। इसीलिए एंगल क्या बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 11 का सही होगा बच्चों। अब हम लोग देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर बोला गया क्वेश्चन में, किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों, ये 2025 में पूछा गया है। प्रकाश पुंज, किरण पुंज, सॉरी यहाँ सी नंबर होगा, सी नंबर ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। याद रखिए बच्चों, किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं, किरण पुंज भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ये 2025 में पूछा गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर बोला गया है, सूर्य से आने वाला किरण पुंज निम्न में से कौन है। सूर्य से जो किरण पुंज आता है वह क्या होता है, अभिसूत प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, अपसित प्रकाश पुंज, या इनमें से सभी। याद रखिए बच्चों, सूर्य से आने वाली जो किरण पुंज होती है वह समांतर होती है। क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर जिसको हम लोग एफ कहते हैं और वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग आर कहते हैं, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है। तो याद रखिए बच्चों, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर वक्रता त्रिज्या जो है बच्चों, वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस दूरी का दूना होता है, फोकस दूरी का दुगुना होता है। फोकस बच्चों, तो यानी एफ जो होगा वक्रता त्रिज्या को आर कहते तो r/2 हो सकता है, या आर जो होगा वह मेरा 2f हो सकता है। दोनों में से कोई भी संबंध हमारा सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, r बराबर 2f दिया गया है, r बराबर 2f दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, f बराबर अगर r/2 दिया रहता तो वह भी सही होता। r बराबर अगर मान लीजिए r बराबर 2f है बच्चों, तो f को अगर हम निकालेंगे f का मान तो ये 2 बटे हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा
r/2। ठीक है, तो फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी बिंब मतलब वस्तु होता है का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा बड़ा बनता है। किसी भी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है। तो वस्तु कहाँ होगी? तो याद रखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा अवतल दर्पण है बच्चों, ये मेरा अवतल दर्पण है, तो ये बिंदु P हो जाएगा, ये बिंदु F हो जाएगा, ये बिंदु C होगा। जब हम वस्तु को यहाँ रखेंगे तो इमेज ऐसे आएगी, ये F से होकर टकरा के जाएगी और दूसरा रेखा मेरा C से होकर टकरा के जाएगा। तो देखिए इधर फैल रहा है, इधर तो मिलेगा नहीं, तो इधर जब शॉर्ट हो रहा है तो धीरे करके उसको बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो ये दूसरी ओर आके यहाँ मिला, यहाँ मिला ना बच्चों। तो याद रखिए अवतल दर्पण हमेशा जो है हमेशा बनाता है उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक बनाता है। लेकिन एक स्थिति है जब P और F के बीच रहेगा वस्तु को। जब वस्तु को P मतलब हो गया ध्रुव, F मतलब हो गया फोकस दूरी। जब ध्रुव और फोकस मुख्य फोकस जब वस्तु ध्रुव यानी P और मुख्य फोकस के बीच होगा, तब ऐसी स्थिति में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो सही आंसर क्या होगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 2024-2013 में पूछा गया है और इसी सिद्धांत के अनुसार दाढ़ी बनाया जाता है। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग इसी सिद्धांत के अनुसार होता है, क्योंकि अगर हम लोग अपना चेहरा यहाँ रखेंगे तो दाढ़ी के छोटे बाल भी बड़े दिखाई देंगे और सीधे दिखाई देंगे, जिसके कारण नाई को दाढ़ी बनाने में सुविधा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा बच्चों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों यानी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया ना बच्चों कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2025 और 2015 में यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो याद रखिए बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ये लेंस वाला फिगर आ गया बच्चों, एक में दर्पण से हम लेंस में आगे गलती से एक्स्ट्रा लिखा गया है। उत्तल लेंस ऐसा होता है और अवतल लेंस ऐसा होता है। तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा किस लेंस का उपयोग होता है बच्चों? उत्तल लेंस का। 2015 में यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फिगर बना के समझाया था कि हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उसमें वस्तु को जब हम लोग यहाँ सी लिखते हैं, P और F के बीच में रखते हैं वस्तु को, तो वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे तो इमेज जो है वो दूसरी ओर हमारा सीधा और बड़ा बनेगा। इमेज दूसरी ओर सीधा और बड़ा बनेगा। इसलिए हजामत बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। उत्तल सीधा और छोटा बनाती है, समतल सीधा और बराबर बनाता है। लेकिन सीधा और बड़ा बनाने की क्षमता केवल अवतल दर्पण में, वो भी कब? जब वो P और F के बीच रहे। बाकी आप यहाँ लेके चले आइए, यहाँ लेके चले आइए, यहाँ लेके चले आइए, उस स्थिति में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। सीधा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वो P और F के बीच होगी। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 19वां नंबर, सर्च लाइट में परावर्तक सतह कैसा होता है बच्चों? सर्च लाइट में परावर्तक सतह कैसा होता है? उत्तल, समतल या अवतल, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए सर्च लाइट में ना रोशनी दूर तक जानी चाहिए, और जो अवतल दर्पण में अगर हम किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो हमको समांतर किरण पुंज प्राप्त होगा और रोशनी दूर तक जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण।
क्या होगा बच्चों? अवतल दर्पण होगा इसका सही जवाब। सर्च लाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों की दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं बच्चों? तो मैंने अभी बताया ना, आपको तो माइंड में एकदम क्लियर है कि समतल दर्पण बराबर बनाएगी, उत्तल दर्पण छोटा बनाएगी, और अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनाने की क्षमता होता है। अवतल ही बड़ा बनाएगी, ये छोटा बनाती है, ये छोटा बनाती है, और ये बराबर बनाती है। तो जब तक बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा बच्चों, तब तक आप लोग डीपली उस चीज़ की एनालिसिस नहीं कर पाइएगा, उस चीज़ को बेहतर तरीके से नहीं देख पाइएगा। तो दंत विशेषज्ञ दर्पण किस दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में करते हैं बच्चों? तो जय जवाब होगा अवतल दर्पण। सॉरी, यहाँ ए था, यहाँ बी होता, यहाँ सी होता बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। देख लीजिएगा, ईयर किसी में नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन सब क्वेश्चन के सामने लगभग हम ईयर लिखने का कोशिश कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नंबर क्या है? एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया गया। एक प्रयोग में ऐसा देखा गया कि किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हुआ, तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापना है? पर्दा और दर्पण के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बच्चों, अगर उसकी फोकस दूरी निकालना है तो दर्पण से जो पर्दा के बीच की दूरी होगी वही उसकी फोकस दूरी होगी, क्योंकि जितनी भी किरण उत्तल दर्पण में आती है सब की सब परावर्तन के बाद कहाँ जमा होती है? फोकस पर ही जमा होती है। यानी अगर अवतल दर्पण द्वारा जो भी बिंब है उसका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो निश्चित रूप से वह दर्पण जो होगा, दर्पण का और उस पर्दे का बीच का जो दूरी होगा वह उसका फोकस दूरी एफ कहलाएगा। ठीक है, फोकस दूरी कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यानी m जो है, m है माइनस में, यानी कहने का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का जो रेशियो निकला है वह नेगेटिव में निकला। मान लीजिए -1 निकला है, उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यानी अगर ऋणात्मक निकला है, आवर्धन माइनस में है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है। आवर्धन माइनस में यानी प्रतिबिंब उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बच्चों? वास्तविक होता है। सीधा काल्पनिक होता है, उल्टा वास्तविक होता है। तो यदि किसी वस्तु का आवर्धन जो है वह ऋणात्मक है, इसका मतलब निश्चित तौर पे प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। अब उल्टा है तो क्या होगा बच्चों? वास्तविक होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टा और वास्तविक। वास्तविक और सीधा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी सीधा नहीं बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा तो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब होने का मतलब होता है आवर्धन प्लस में रहेगा, आवर्धन माइनस में तभी रहेगा जब प्रतिबिंब उल्टा होगा, और जब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। ठीक है, और आभासी के साथ उल्टा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आभासी हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। अब देखते बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? अगर वक्रता त्रिज्या क्या दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर दिया। आर जो दिया है बच्चों 32 सेंटीमीटर है। देखिए उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है बच्चों, उत्तल दर्पण ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर F हो गया, वस्तु इधर रखेंगे हम लोग। तो याद रखिए, इसको हम लोग कहते हैं रजतीत करना, जो डॉट डॉट दिया रजतीत करना, या पारे का लेप या चांदी का लेप रहता है ये बच्चों। ठीक है, और जिस साइड ये रहेगा याद रखिएगा, प से पारा अब प से प्लस।
ठीक है, जिधर ये रहेगा उस साइड प्लस का चिन्ह होगा। यानी निश्चित तौर पे अगर उत्तल दर्पण है तो आर का मान प्लस में होगा, और आर का मान प्लस में होगा तो एफ बराबर क्या होता है, R/2। आर का फॉर्मूला निकला प्लस 32/2 काटे 16 प्लस 16, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी प्लस में आती है। तो इसका सही जवाब होगा +16। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, +16। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण है तो इस साइड है, और इस साइड जब भी रहेगा तो प्लस रहेगा। अवतल दर्पण में इस साइड रहता है बच्चों, और इस साइड रहता है तो इधर प्लस में रहता है, तो एफ यहाँ पर आ जाता है इसका। तो अवतल दर्पण का जो एफ है वह माइनस में होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का एफ जो है वह प्लस में होता है। सिंपल से याद रखना है, जिधर ये वाला लाइन रहेगा डॉट 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 जो दिया रहता है दर्पण के ऊपर, उधर प्लस रहेगा। एक तरह से जानिए कि यह या तो पारा है या तो चांदी है, तो प से पारा प से प्लस, तो जिधर पारा रहेगा उधर प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है बच्चों, तो प्लस में होगा तो या तो आंसर ये होता या तो ये होता, माइनस वाला तो होता ही नहीं। तो वक्रता त्रिज्या जो 32 दिया है तो फोकस दूरी आधी होगी, 32 का 10 16 होगा तो 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। सी नंबर आंसर होगा हमारा। ठीक है बच्चों, 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किस दर्पण का उपयोग पार्श्वदर्शी मतलब होता है साइड मिरर के रूप में होता है। जो आप लोग का कार वगैरह में जो साइड का पीछे वाला सीन देखने के लिए जो शीशा लगा रहता है बाइक में या कार में, वो शीशा किस दर्पण का होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, पार्श्वदर्शी के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जो बाइक वगैरह में साइड में शीशा लगा रहता है या कार में जो शीशा लगा रहता है जिसमें हम लोग पीछे से आ रही गाड़ियों को देखते हैं, वो हमेशा कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो है बच्चों, दृष्टि क्षेत्र जो है वह विस्तृत होता है, यानी बहुत दूर तक का वह देख सकता है, और यह वस्तु का छोटा तथा सीधा इमेज बनाता है। इसलिए पार्श्वदर्शी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज होता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा 2019 में पूछा है। अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। यानी दर्पण के सामने रखे गए बिंब यानी वस्तु की दूरी क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा, वस्तु दूरी चाहे लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि वस्तु दूरी उधर रखेंगे वस्तु को जिधर पारा नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, जिधर से परावर्तन होता है, तो वस्तु दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बच्चों। क्या होगी? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी बिंब मतलब वस्तु होता है, याद रखिएगा बच्चों। तो बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी क्या ली जाएगी? ऋणात्मक ली जाएगी। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी मैंने आपको बताया ना कि फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है? उत्तल दर्पण की होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिधर पारा रहता है उधर ही फोकस रहता है। उत्तल दर्पण का इमेज ऐसा होता है, अवतल दर्पण का इमेज ऐसा होता है। यानी इसकी फोकस दूरी इधर होगी, इसकी फोकस दूरी इधर होगी। तो इसका उत्तल अवतल का फोकस दूरी क्या होता है? हमेशा अवतल का हमेशा नेगेटिव होता है, और ये उत्तल है, उत्तल का हमेशा पॉजिटिव होता है। तो किसकी धनात्मक होगी बच्चों? उत्तल दर्पण की धनात्मक होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कैसा होता है? कार का जो अग्रदीप होता है, अग्रदीप मतलब वही हेडलाइट, अग्रदीप को हम लोग कहेंगे हेडलाइट। कार के जो हेडलाइट में दर्पण होता है वो कैसा होता है बच्चों? तो हेडलाइट में दर्पण होता है अवतल दर्पण। हेडलाइट और सर्च लाइट दोनों में अवतल दर्पण होता है, क्योंकि वह रोशनी को दूर तक फैलाता है। लेकिन जो साइड मिरर होता है जिसको पार्श्वदर्शी कहते हैं, उस पार्श्वदर्शी में उत्तल लेंस का यूज होता है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन।
समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों अनंत होती है, इस चीज को याद रखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इस चीज को याद रखिएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 2021 में पूछा गया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 29 नंबर में क्या बोला गया है? अवतल दर्पण के सामने, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? देखिए याद रखिए हमेशा, अवतल दर्पण में जैसे ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अगर आप वस्तु को सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब टकराने के बाद ऐसे आती है, और एक टकरा की ऐसे आएगी, और प्रतिबिंब हमारा सी पर ही बनेगा, उल्टा, वास्तविक और छोटा बनेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, तो बच्चों याद रखिएगा ध्रुव पर। कहाँ रखेंगे? सॉरी ध्रुव पर नहीं, मिस बोल दिए बच्चों, वक्रता केंद्र पर। कहाँ? वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो जो इमेज है वो हमारा उल्टा, वास्तविक और बराबर साइज का बनेगा। किस साइज का बनेगा? बराबर साइज का। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? 11 में, 15 में, 16 में, 21 में बोला है। तो हम सबों ने देखा कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। याद रखिए, किसी चीज को बड़ा करके देखना है तो बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होगा बच्चों, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। सी नंबर हमारा सही है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? तो याद रखिए बच्चों, फोकस दूरी एफ जो है या तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दुगुना होता है। इस दोनों में ही कोई एक आंसर होगा। तो याद रखिए, यहाँ दिया हुआ है आर बराबर 2f, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, आर बराबर 2f, ठीक है। अगर एफ बराबर आर बाई 2 रहता तो एफ बराबर आर बाई 2 होता। ऐसा भी हो सकता है, ए नंबर दे दे एफ बराबर आर बाई 2, बी नंबर ये दे दे, सी नंबर में दे दे ए और बी दोनों, और डी नंबर में दे दे कोई नहीं, तो ऑप्शन ए और बी दोनों लिखिए, सी नंबर लिखिएगा। लेकिन यहाँ फिलहाल एक ही को दिया है, एफ बराबर आर बराबर 2f, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? याद रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होगा, काल्पनिक होगा, जिसको आभासी भी लिख सकते हैं बच्चों, और छोटा होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, काल्पनिक, छोटा। यहाँ सीधा आवर्धित दिया, आवर्धित मतलब बड़ा, तो ये नहीं होगा। उल्टा दिया, नहीं होगा। ओ, नंबरिंग गलत हो गया बच्चों, सी नंबर यहाँ होगा, सी नंबर यहाँ होगा, सीधा एवं छोटा। तो हमारा सही जवाब होगा बच्चों, सही जवाब होगा सी नंबर, सीधा एवं छोटा। सी नंबर हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण तीन ही तरह का प्रतिबिंब बनाता है, सीधा, काल्पनिक, छोटा। सीधा काल्पनिक है तो सीधा होगा ही, अब वास्तविक है तो उल्टा होगा, और छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, सॉरी हाँ, उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो सही जवाब होगा सीधा और छोटा। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? किस दर्पण में, सॉरी एक मिनट, 33 में बोला गया बच्चों, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? याद रखिए, मैं बार बार कहते आ रहा हूं, बराबर मतलब समतल, ठीक है बच्चों, छोटा मतलब उत्तल, और बड़ा मतलब अवतल। तो क्या बोला गया बच्चों? छोटा। छोटा का मतलब होता है कौन सा दर्पण होगा बच्चों? छोटा का मतलब होता है उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा बच्चों? उत्तल दर्पण होगा। तो किस दर्पण से वस्तु हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
हमेशा बड़ा नहीं बनाता अवतल, अवतल कभी कभी छोटा भी बनाता है। जब अनंत पर है तो अवतल छोटा बनाते हैं। अवतल एक ऐसा दर्पण है जो उल्टा सीधा छोटा बड़ा काल्पनिक वास्तविक सब बनाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, अवतल दर्पण ऐसे बनता है हमारा, सॉरी हाँ ऐसे बनता है। यहाँ पर P हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ F हो गया। तो इसकी फोकस दूरी इस साइड है। तो मैंने बोला ना कि जब पारा रहेगा तो प्लस होगा, इस साइड प्लस होगा, इस साइड क्या होगा, माइनस होगा। तो इस साइड जो भी चीज़ है वो माइनस होगा। PF यानी फोकस दूरी भी माइनस होगा, PC यानी वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का द्वार गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये जो चीज कहलाती है, ये भाग गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि किसी भी गोलीय दर्पण के पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास उसका द्वारक कहलाता है। बच्चों, ये 18 में और 22 में ऑलरेडी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया बच्चों, दर्पण सूत्र क्या है? तो ये क्वेश्चन में देख लीजिए, 25 में, 23 में, 20 में और 21 में पूछा है। तो दर्पण सूत्र होता है बच्चों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, यू का मतलब होता है वस्तु दूरी, और भी का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 37 नंबर। एक गोलीय दर्पण का फोकस दूरी +20 है। एफ दिया हुआ है बच्चों +20 दिया है। तो दर्पण कैसा होगा? दर्पण कैसा होगा, यानी हम लोगों ने बच्चों देखा कि अगर ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, तो इसका एफ इधर है, तो ये माइनस में होगा अवतल का। और ये उत्तल दर्पण है बच्चों, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसका एफ इधर है, तो ये प्लस में होगा, यानी किसकी, ये उत्तल है। तो हम लोगों ने देखा कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है, माइनस में होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, यानी पॉजिटिव है, यानी धनात्मक है। और वो जब धनात्मक है तो वो दर्पण कैसा होगा बच्चों? तो किसकी धनात्मक होती है? उत्तल की। तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। किस दर्पण की फोकस दूरी किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक, यहां तो मिस हो गया, ऋणात्मक मानी जाती है? ऋणात्मक, किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है बच्चों? तो हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 39 नंबर में क्या बोलता है बच्चों? 39 नंबर ने बोला है अवतल दर्पण में आवर्धित यानी बड़ा, काल्पनिक यानी सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो हम लोग दो बार देख चुके ये चीज। दाढ़ी बनाने वाला कंडीशन है बच्चों, ये अवतल दर्पण है, ये यहाँ P है, यहाँ C है, ठीक बीच में F आएगा। वस्तु को अगर हम यहाँ रखते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर इससे यहाँ जाएगा, एक लाइन यहाँ से कटेगा। तो देखिए इधर फैल रहा था, इधर तो मिलने से रहा, तो इसको बढ़ाएंगे तो ये अपने आप इधर आके मिलेगी, और दूसरी ओर बनेगी जो कि आवर्धित यानी बड़ी बनेगी,
और सीधी यानी काल्पनिक बनेगी तो कब बनेगी? जब वो P और F के बीच हो। P मतलब होता है ध्रुव, F मतलब होता है फोकस दूरी, फोकस। तो कब बनेगी? जब वो ध्रुव और फोकस के बीच हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्या कर रहा है बच्चों? निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक मतलब होता है सीधा। तो देखिए, समतल दर्पण तो बनाता ही है सीधा, उत्तल दर्पण बनाता ही है सीधा, अवतल दर्पण भी कभी कभी सीधा बनाता है, कभी कभी उल्टा बनाता है। यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं दिया है, मिल सकता है। तो सकता है जब बोला है तो समतल भी हो सकता है, इसमें भी सीधा मिल सकता है, मिलता ही है। उत्तल में सीधा मिलता ही है, अवतल में उल्टा भी मिल सकता है, सीधा भी मिल सकता है, दोनों मिल सकता है। तो इसका मतलब होता है इनमें से सभी होगा। यानी जो उत्तल दर्पण है उसमें भी प्रतिबिंब सीधा मिल सकता है जब वो P और F के बीच हो, जो कि हम लोगों ने इसके पहले जस्ट अभी देखा है, वहाँ प्रतिबिंब सीधा मिला है। तो आंसर हमारा डी नंबर सही होगा। यानी उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण, इस तीनों में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलने की संभावना होती है, सीधा प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है बच्चों, अगला दिया है 41 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी F दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या R क्या हो गया? R बराबर 2F होता है बच्चों। त्रिज्या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, 2 गुने 20 40 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा बच्चों? 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 42 नंबर। आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाला दर्पण होता है, कैसा होता है? तो देखिए, आंख, नाक, कान के अंदर कुछ भी देखना है तो आपको बड़ा करके देखना है। जब बड़ा करना तो बड़ा बनाने की क्षमता केवल और केवल अवतल दर्पण में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि आंख का, नाक का, कान का, गला का अंदर देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण, क्योंकि इसके इमेज को हमें बड़ा बनाना होता है ताकि साफ साफ दिखे। ठीक है बच्चों, अगला दिया है उत्तल दर्पण का या उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1/2 होता है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का अनुपात 1:2 होगा। यानी कम से कम वह प्रतिबिंब को आधा कर पाएगा, आधा से ज्यादा छोटा नहीं करेगा। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है बच्चों? 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं 43 नंबर। अवतल दर्पण लेंस द्वारा, ये लेंस आ गया बच्चों गलती से, चलिए लेंस में देख लेते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए, अवतल लेंस जो है बच्चों छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी बनाता है, काल्पनिक भी बनाता है। सीधा रहेगा तो काल्पनिक या आभासी तो रहेगा ही बच्चों। तो सीधा और काल्पनिक बनाता है, छोटा भी बनाता है। तो आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 44 नंबर देखते हैं बच्चों। 44 नंबर क्या कर रहा है? यदि अवतल दर्पण का निचला भाग, अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? मान लीजिए अवतल दर्पण है, उसका निचला भाग टूट जाता है आधा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा, यानी वो साफ साफ नहीं दिखेगा आपको, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, प्रतिबिंब जल्दी नहीं बनेगा। ठीक है, और वो साफ साफ नहीं दिखेगा। अगर अवतल दर्पण का आधा भाग टूट गया तो पूरा पूरा नहीं दिखेगा, पूरा पूरा नहीं दिखेगा। ठीक है, वह कम तीव्र बनेगा, अस्पष्ट बनेगा, पूरा रूप से स्पष्ट नहीं बनेगा। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, उस अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी m का मान प्लस होता है, यदि वस्तु का मान क्या होगा? देखिए, हम सब जानते हैं m का मान अवतल दर्पण में m जो है बच्चों हमेशा माइनस होता है, m हमेशा माइनस होता है। कब? देखिए,
अगर ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये P है, ये C है, ये F है, F के बाहर रहे, सॉरी उल्टा हो गया, ये P है, ये F है, C है, अगर ये F के बाहर कुछ भी रहे, F से बाहर रहे, F से बाहर रहे, इस साइड रहे, यानी यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, तो ऐसी स्थिति में ऋणात्मक बनेगा, नेगेटिव बनेगा, माइनस बनेगा जब वो F से बाहर रहेगा, यानी 10 सेंटीमीटर से बड़ा रहेगा, 10 सेंटीमीटर के बाद रहेगा, 11, 12, 13, 14 कहीं भी रहेगा, तो माइनस में बनेगा। लेकिन अगर वो उसके अंदर आ गया, 10 के जैसे भीतर आ जाएगा, तो यहाँ से नियम चालू हो जाएगा, वही दाढ़ी बनाने वाला नियम, जिसपे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए आवर्तन सिरा बनता है, बड़ा और सिरा बनता है। तो अवतल दर्पण में आवर्तन हमेशा ऋणात्मक होगा, लेकिन जब P और F के बीच होगा, यानी फोकस दूरी के अंदर होगा, 10 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी दिया उससे कम होगा, तो धनात्मक प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन होगा हमारा C नंबर, 10 सेंटीमीटर से कम। क्या होगा आंसर? C नंबर, 10 सेंटीमीटर से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्तन का मान क्या होगा? देखिए ये फोकस है P F C, यानी इससे जैसे यहाँ रखे और जैसे जैसे नजदीक आएंगे इमेज उतना बड़ा बनता जाएगा। जैसे जैसे P से F से P की ओर बढ़िएगा आप, जैसे जैसे F से P की ओर बढ़िएगा इधर इमेज उतना ही बड़ा होता जाएगा, और इमेज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आवर्धन मेरा बढ़ता जाएगा। तो आवर्धन क्या होगा? बढ़ेगा। यानी P से F की ओर जाइएगा, P से खिसक के F की ओर जाइएगा, तो ऐसी स्थिति में इमेज का मान जो है वो बड़ा होता जाएगा। इमेज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आवर्धन जो है मेरा बच्चों क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला सब क्वेश्चन क्या कर रहा है? 47 नंबर, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति क्या? तो मैंने अभी बोला ना आपको कि अगर जैसे जैसे P है या F है या C है, F के बाहर रहिएगा, F के बाहर रहिएगा तो उल्टा बनेगा, F के जैसे अंदर रहिएगा तो सीधा बनेगा। तो सबसे पहली बात है कि 100% चींटी जो है वो F के अंदर है, तब ना प्रतिबिंब सीधा बन रहा है अवतल दर्पण में, और F के अंदर है, और जैसे जैसे वो F की ओर बढ़ रही है, F से जैसे जैसे वह F से P की ओर बढ़ रही है, इमेज बड़ा होता जा रहा है, इमेज उसका क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो 100% जो चींटी है वो फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ रही है, फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ रही है। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर, फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, क्योंकि P से F की ओर जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे इमेज बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 48 नंबर क्या बोलता है? अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अपसारी, अभिसारी, अभिसारी अपसारी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बच्चों, ये जो अवतल दर्पण होता है कुछ इस तरह होता है, यहाँ P होता है, यहाँ C होता है, दोनों के बीच में F होता है। ये जितनी भी पैरेलल रेखाएं आएंगी सभी परावर्तन होकर F पर क्या होगी? जमा होगी, और जमा होने को हम लोग कहते हैं अभिसारी होना, अभिसारित होना। यानी निश्चित तौर पे अवतल दर्पण में किस प्रकार का अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण कैसा दर्पण है? तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है, क्योंकि वह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फोकस पर अभिसारित करती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक मिनट, हाँ, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी R का मान 20 सेंटीमीटर दिया बच्चों, तो फोकस दूरी क्या होगी? तो F बराबर क्या होता है? हम सब जानते हैं R/2, यहाँ प्लस माइनस अवतल उत्तल का लेना देना है नहीं, R दिया F निकालना है, तो R 20 सेंटीमीटर दिया, तो F बराबर R/2, 20/2 क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब समान साइज का बने। ये भी हम लोग देख लिए बच्चों कि अगर हम लोग ये जैसा अवतल दर्पण है, ये P है, ये C है, इसके बीच में F है, अगर हम लोग वस्तु को C पर रखते हैं तो परावर्तन के बाद F पर करता है, ये ऐसे आके परावर्तन के बाद ये C पर घटेगा तो यहाँ बनेगा। यानी अगर वस्तु C पर है, अगर वस्तु C यानी वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, तो याद रखिएगा अगर हम लोग अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते, कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, उल्टा बनेगी और समान साइज की बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टा और समान साइज का। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है बच्चों, तो अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा बच्चों, तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर। इसका आंसर होगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बच्चों, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो केवल काल्पनिक और सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बोला बच्चों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है, तो याद रखिएगा मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, चालक के सामने जो दर्पण होता है बच्चों वह उत्तल दर्पण होता है, जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है बच्चों, उत्तल दर्पण होता है। याद रखिएगा अवतल दर्पण का दो उपयोग लिखे, समझो बच्चों, तो समझ में आएगा ना। ये उत्तल दर्पण होता है जिसको हम साइड मिरर के रूप में जानते हैं, साइड मिरर या पार्श्वदर्शी के रूप में जानते हैं। उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखे, तो पहला उपयोग लिख सकते हैं, एकदम सिंपल सा बात है बच्चों, हजामत बनाने में, हजामत बनाने वाले दर्पण में यानी हजामती दर्पण में। और दूसरा उपयोग इसका लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, डॉक्टर द्वारा रोगी का नाक, कान, गला आदि देखने में। ठीक है बच्चों, इस तरह आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जो कंटेंट है उसको पसंद किया जा रहा है और हम लोग बेहतर तरीके से आप लोगों को कंटेंट बना के देने की कोशिश करते हैं बच्चों। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।